Hello everyone, welcome to Mind EduTech। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट एग्जामिनेशन के लिए जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो नीट के एग्जामिनेशंस में आते हैं, आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और पहले हम लोग जैसे देखिए नीट में आप लोग का क्लास 11th 12 दोनों के प्रश्न आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के। और इसमें हम लोग आज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11th का जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो इसमें कुछ जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2019 का हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन 2019 का है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। फर्स्ट में वाट पर मीटर पर केल्विन, सेकेंड में है जूल मीटर पर केल्विन, थर्ड में है जूल पर मीटर पर केल्विन, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वाट मीटर पर केल्विन। बहुत ही रिसेंट में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट इसमें से क्या होगा। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। इससे आपको नॉलेज मिलेगा उस टॉपिक के बारे में कि जैसे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ना, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बताता है। थर्मल कंडक्टिविटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बताता है। इट मीन्स टू से दैट कि जैसे कोई भी स्लैब दिया हुआ है तो किसी स्लैब से कितना अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पास होता है। जैसे देखिए ये है, तो इसी के मान लीजिए इस फेस से अमाउंट ऑफ हीट कितना पास होता है, तो रेट ऑफ जो वो अमाउंट ऑफ हीट जो इससे पास होगा तो उसको जो कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड आवर थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो एक्सप्रेशन आता है उससे इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। इसको जनरली के से डिनोट करते हैं और K इज इक्वल टू क्यू एक्स ए T1 माइनस T2 इंटू टी, ये आपको फार्मूला होता है। देखिए इसमें हर टर्म का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप नीचे आप 2 टी को देख रहे हैं तो दोनों टी का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो के है वैसे ये के आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कारण, बट दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। दिस क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जो कि वहाँ से पास करता है। एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और बोल सकते हैं कि 2 जो फेस हैं उस फेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आवर एक्स। ए जो है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को बता रहा है, ये कंप्लीट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
दिस इज आवर ए। T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है। ये मान लीजिए एक सरफेस है, जैसे आपको इधर और इधर एक सरफेस है, तो दोनों सरफेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हो गया T1 माइनस T2। और ये जो T है, ये T टाइम को बताता है कि कितना टाइम के लिए हीट फ्लो करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं K बराबर, जैसे Q है, Q का मतलब हीट, तो हीट का यूनिट जूल, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो आप 2T देख रहे हैं, एक T1 माइनस T2 जो बता रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस को बता रहा है, तथा जो स्मॉल t है वो आपको टाइम को बता रहा है। तो T1 माइनस T2 जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग टेम्परेचर का जो यूनिट है उसको हम लोग केल्विन के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे जो एरिया का फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन, और उसके बाद यहाँ पे जो टाइम है उसका हो जाएगा सेकेंड। अब इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू जूल, ए से कैंसिल हो गया, मीटर केल्विन सेकेंड। अब यदि आप यहाँ से देखें तो गिवन ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन इसको सॉल्व करने पे यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, जूल बाय सेकेंड इंटू 1/m/K। अब ये जो जूल पर सेकेंड आया, दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। जैसे पावर का होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन का जूल और टाइम का सेकेंड, तो इसको हम लोग जूल पर सेकेंड लिखिए, या जो पावर का यूनिट होता है दैट इज आवर वाट, जूल पर सेकेंड और वाट। यहाँ पे हो गया 1/m/K, तो यहाँ से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो इसका ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपको आंसर हो जाएगा, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये जो क्वेश्चन है 2019 में जो पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ही रिसेंट समय में पूछा गया था, अभी आपको 2023 चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन 2022 के अराउंड एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग इधर से देखेंगे। सॉरी, 21 का था जो कि सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड था, लेकिन पहले हम लोग यूनिट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 2012 का हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए 2012 का, क्वेश्चन है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर
of an oscillator is directly proportional to the velocity, is directly proportional to the velocity. The units of the constant, the units of the constant of proportionality are, ऑप्शंस देखिए, पहला है केजी मीटर पर सेकेंड, दूसरा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है केजी पर सेकेंड और चौथा है केजी सेकेंड। देखिए ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर, जैसे कोई भी ऑसिलेटर हो, ऑसिलेटरी मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ यदि मोशन करता है तो देन दैट इज कॉल्ड आवर ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम का आप मोशन को ले लीजिए। देखिए मान लीजिए यदि किसी बॉब को किसी थ्रेड के थ्रू इस पे सस्पेंड किया जाए, तो जैसे ये टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ यदि मोशन करता है तो इस तरह का जो मोशन होगा इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसमें जो डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स कहने का सेंस है एक ऐसा फोर्स जो इसके मोशन को रेसिस्ट करेगा, जो इसके मोशन को रोकेगा। तो उसमें दिया हुआ है कि डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। फोर्स F is directly proportional to V। यहाँ पे F फोर्स है और जो V है वो आपका वेलोसिटी है। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि फोर्स और वेलोसिटी के बीच के प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव करेंगे, F इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो K है वो K आपको प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। F इज इक्वल टू के भी, देन K इज इक्वल टू F बाई भी। बट अब इसको यूनिट को यदि यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma, उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ma बाई भी। वैसे यहाँ से एक यूनिट आपको बता देते हैं जो ऑप्शन में नहीं था। मे भी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स का यदि स्टैंडर्ड यूनिट में बैठाया जाए तो न्यूटन
और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर ये हो सकता था, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। जो गिवन ऑप्शन है उसमें से फोर्स का F इज इक्वल टू ma/v, तो मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। k इज इक्वल टू ma/v, तो यहाँ से मास का हमने लिखा kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद kg रहेगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा मीटर से मीटर, s-2 इंटू s का पावर 1 ये ऊपर चला जाएगा, तो kg पर सेकेंड। देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें आपको kg पर सेकेंड जो दिख रहा है, दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन 2012 का था। नेक्स्ट बात करेंगे एक क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था SI सिस्टम से। देखिए 2004 में पूछा गया था कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। पहला कूलम पर न्यूटन मीटर, दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तीसरा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चौथा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कूलम्स लॉ जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड को बताता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अनुसार, कूलम्स लॉ जो कि बताता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशन में दो मास के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय R स्क्वायर, तो उसी तरीके से
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसका फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे F जो है वो फोर्स है, जो K है वो आपको K जो है, अब इस K का वैल्यू 1/4πε0 होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी पुट करेंगे। तो लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे ε0 इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ε0 इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग परमिटिविटी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये जो Q1 और Q2 है वो सब आपको रिस्पेक्टिव चार्जेज हैं। 4π नॉर्मल सा आपका एक कांस्टेंट है 3.14, जो F है फोर्स है, और R जो है वो सेपरेशन को बताता है। तो यहाँ से लिखेंगे ε0 इज इक्वल टू, जैसे चार्ज का यूनिट कूलम, अगेन चार्ज का यूनिट कूलम, 4π का कुछ भी यूनिट नहीं होगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और जो आर स्क्वायर है उसका डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ε0 का हो जाएगा कूलम और कूलम मिलके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, अच्छा ये आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है इसका। कूलम स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपको आया ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर होगा। इसी तरीके से एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एरर्स इन मेजरमेंट से 2023 में एक सवाल आया है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, और आपके नॉलेज के लिए हम इसी में आपको अभी समझा देंगे साथ साथ कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए रिसेंट का है, इसी साल का 2023 का क्वेश्चन है। द errors in the measurement, the errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply
आर। पहला ऑप्शन है लिस्ट काउंट एरर्स, दूसरा ऑप्शन है रैंडम एरर्स, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, और चौथा है पर्सनल एरर्स। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रश्न हैं। इसमें यदि आपको इसका आंसर ऑलरेडी याद है तब तो फिर आप इजीली इसको मतलब फर्स्ट साइट में ही क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप इसके बारे में अभी तक नहीं सुने हैं तो हम आपको इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो बता देते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है मेजरमेंट से, एरर्स इन मेजरमेंट या जो प्रिसीजन होता है, जिसे हम लोग फिजिक्स में जब काफ़ी जो छोटे वैल्यूज़ होते हैं और वो सब का काफ़ी शार्प वैल्यू को जब बार बार प्रेडिक्ट करते हैं तो वैसे कंडीशन में, वैसे हालात में क्या होता है ना, बहुत बार कैलकुलेशन के दौरान समटाइम्स कुछ वैल्यूज काफ़ी बढ़े हुए मिलते हैं, कुछ घटे हुए मिलते हैं, और कैलकुलेशन के दौरान प्रॉब्लम आता है कहने का सेंस है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग टेम्परेचर और वोल्टेज सप्लाई को कंसर्न स्टडी करते हैं तो हम लोग जो टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं और जो वोल्टेज को बाहर से सप्लाई करते हैं उसमें जो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मटेरियल के कंट्रोल में है कि हम लोग किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं। तो जैसा मटेरियल का हम लोग यूज करेंगे तो उसी अनुसार, जैसा मटेरियल का यूज करेंगे उसी अनुसार हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह का जो एरर्स आता है वैसे एरर्स को हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दें, ये जो लिस्ट काउंट हम लोग लेते हैं ये स्केल पर डिपेंड करता है कि आपने किस स्केल को कंसर्न में रखकर स्टडी किया है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स समय के साथ मशीन में यदि कोई ख़राबी आ जाता है, जब हम लोग उसको टर्न करते हैं और वो प्रॉपर वे में टर्न नहीं होता है तो उसके कारण यदि कोई एरर आता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। पर्सनल एरर कहने का मतलब है कि यदि एक्सपेरिमेंट करते टाइम कोई स्टूडेंट स्वयं गलती करता है या कोई नॉर्मल कैलकुलेशन को जोड़ने के टाइम यदि वो गलती करता है तो वो गलती हम लोग पर्सनल एरर्स में कहेंगे। लेकिन रैंडम एरर्स वो होते हैं जिसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें हम लोग का सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, वो कंट्रोल हमारे से बाहर रहता है। तो वैसे कंट्रोल्स पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वैसे एरर्स को हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं। ये 2023 का प्रश्न है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन
और एरर्स इन मेजरमेंट्स वाले चैप्टर को ध्यानपूर्वक देख के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।